हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, यानी कि कल क्या था, 16 तारीख को हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम क्लास ले रहे हैं। कल कुछ कारणों की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी आदमी कंसिस्टेंट रह नहीं सकता। मान लो कोई भी रह सकता है, लेकिन कोई किसी न किसी दिन उसको कोई न कोई काम आ ही जाता है। तो कल मुझे एक ऐसा ही काम आ गया था, तो कल क्लास नहीं ले पाया था, लेकिन अब क्लास आज लूँगा और कल भी आपकी लूँगा। कल की क्लास जो हम नहीं ले पाए थे वो हम सैटरडे यानी कि शनिवार को हम ले लेंगे, और रविवार को भी हो सकेगा तो मैं क्लास ले लूँगा। ठीक है। हमारा सिलेबस जो है लगभग मतलब कि ख़त्म होने की कगार पे तो नहीं है, लेकिन आधे से कम हो गया, आधा हमारा सिलेबस हो गया। ठीक है। क्योंकि हमने बैंक पढ़ लिया, देखो परिचय पढ़ लिया, मुद्रा पढ़ ली, बैंक पढ़ लिया, हमारी ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब हमारा जो है 60 से 70% सिलेबस बचा है, तो उनको हम 20 क्लासेस में आराम से कवर कर लेंगे। ज़्यादा हुआ तो मैं आपको एक एक घंटे की क्लास दे दूँगा। आप क्योंकि देखिए, आपको तो एक क्लास देखनी 1 घंटे की, लेकिन मुझे पूरा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। तो एक एक क्लास दे देंगे। ठीक है। और जब ये और फिर जब इसकी क्लास ख़त्म हो जाए तो हम नेक्स्ट क्लास जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी किसी की भी क्लास ला देंगे। ठीक है। और शुरू में मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे हमारा ये पॉलिटी ख़त्म होता है, मतलब कि इकोनॉमिक्स ख़त्म होता है, तो हम इसके बाद ये 10 मिनट के लिए वो कैब कवर करेंगे इंग्लिश की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या कर देखो, वो कैब क्या है कि हमको उसको याद करना पड़ता है। वो याद करने के लिए मुझे जो है बहुत सारी ट्रिक वगैरह उसमें बताऊंगा, ताकि आपको इसी क्लास में ही याद हो जाए। तो उसके लिए मैं 10 मिनट की या फिर 20 मिनट की कम ले लूँगा क्लास, जिसमें आपको वो कैब याद दिला दिया करूँगा। ठीक है। वो कैब याद दिला दूँगा, जिससे जो है हमारा इंग्लिश भी कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जहाँ हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, तो NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक को हमने कवर कर लिया था। ठीक है। आपको बताना कमेंट में कि NHB की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। ये आप कमेंट बताइए। आज हम पढ़ रहे हैं RRB के बारे में। किसके बारे में? RRB के बारे में पढ़ लिया था? नहीं, RRB के बारे में नहीं पढ़ा था, RBI के बारे में पढ़ा था। वो RBI मतलब कि क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये RRB है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक है ये। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसको हिंदी बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे? रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये हो गया। ठीक है। इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। ठीक है। तो बताता हूँ इसके बारे में कि देखो, पहले हम इसकी स्थापना को जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है। और सिफारिश किसने की थी इसकी स्थापना के लिए। ठीक है। सिफारिश किसने की थी। और बात करें, स्थापना हो गई, सिफारिश कर दी किसी ने, अब इसके लिए अध्यादेश कब जारी हुआ। ठीक है। अध्यादेश जब जारी हुआ। और इसके लिए अधिनियम कब आया था? क्या? अधिनियम इसके लिए आया था। ठीक है। अधिनियम। और ये इसकी प्रकृति क्या है? सांविधिक इसकी प्रकृति। ठीक है। इसकी प्रकृति क्या है? सांविधिक प्रकृति है। ठीक है। सांविधिक प्रकृति का ये है। बात करें इसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 में हुए थे। कब इसकी स्थापना हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। बात करें इसकी सिफारिश जो है नरसिम्हन समिति ने की थी। किसने? नरसिम्हन समिति ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, मतलब कि वो सिफारिश की थी। अब बात करें अध्यादेश कब जारी हुआ था, तो इसका अध्यादेश जो है 26 सितंबर को जो है अध्यादेश इसका जारी हुआ था को। ठीक है। अधिनियम कब आया था? तो RRB मतलब कि रीजनल रूरल बैंक के लिए एक्ट जो आया था, एक्ट 1900 कब आया था? 1976 का, 1 साल पहले आ गया था, मतलब कि 1 साल बाद। ठीक है। कब आया था? 1976 का
रीजनल रूरल बैंक का एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1976 का। ठीक है, अब बात करते हैं पहला बैंक, मतलब कि पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था। तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था। तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था प्रथमा बैंक। कौन सा था, प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक कौन सा था, प्रथमा बैंक जो था पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। इसे इस तरह प्रथमा ग्रामीण बैंक भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रथमा भी सही था लेकिन प्रथमा ग्रामीण बैंक ज़्यादा सही हो, प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, प्रथमा ग्रामीण बैंक। अब जो है कि इसको 2 अक्टूबर 1976 को, ये बात याद रखना, 2 अक्टूबर 1976 को 5 नए बैंक खुले थे। मतलब कि 5 नए बैंक खुले थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5 नए खुले थे। कौन कौन से, इस आरआरबी के नए बैंक, आरआरबी के नए 5 नए बैंक थे। ठीक है, 5 नए बैंक कहाँ कहाँ खुले थे इसकी बात करते हैं। तो पहला जो इसका खुला था वो खुला था यूपी में। यूपी में मान लो 2 खुले थे। ठीक है, यूपी में एक मुरादाबाद में, दूसरा गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ खुला था, पहले यूपी में। यूपी में 2 खुले थे, कौन कौन से, मुरादाबाद में था एक। ठीक है, और दूसरा क्या था, गोरखपुर में, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर। अब बात करूं कि तीसरा कौन सा था, तो तीसरा राजस्थान में था, जयपुर में। कौन सा, जयपुर में, राजस्थान में था, राजस्थान में था जयपुर। और जयपुर को जो है पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। जीके मतलब स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि जयपुर को किस नाम से जानते हैं, तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हरियाणा में। हरियाणा में जो था मिताली में था। कौन सा, हरियाणा में जो था मितानी में था, मिताली भी होता, मितानी। ठीक है, और अब बात करता हूँ एक और था, पश्चिम बंगाल में मालदा में था। ठीक है, इधर लिख लो, पश्चिम बंगाल में कहाँ था, मालदा में था, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो, ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। देखो, आरआरबी जिसे हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक। ये क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। सिफारिश नरसिम्हन समिति ने की थी और 26 सितंबर को इसका अध्यादेश जारी हुआ था। और बात करूं कि इसका अधिनियम जो है आरआरबी एक्ट 1976 का था। ठीक है, बात करें प्रकृति इसकी कैसी है, सांविधिक प्रकृति है। और बात करूं पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था, प्रथमा ग्रामीण बैंक था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1976 को आरआरबी के 5 नए बैंक खुले थे। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, 5 नए बैंक कौन कौन से थे, पहला यूपी में 2 थे, मुरादाबाद और गोरखपुर में था। फिर राजस्थान में जयपुर में था, हरियाणा में मिताली में था, और पश्चिम बंगाल में मालदा में था। कहाँ, पश्चिम बंगाल में मालदा में था। अब बात करते हैं आरआरबी की संरचना की। ठीक है, बात करता हूँ आरआरबी की संरचना की। आप इधर ही आरआरबी की संरचना लिख सकते हो। ठीक है, आरआरबी की आरआरबी की संरचना में जो है, मतलब कि आरआरबी किन किन लोगों से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखो आरआरबी में जो है केंद्र सरकार का हाथ कितने % है, 50% हाथ है, मतलब 50% हाथ है केंद्र सरकार का। ठीक है,
कितने प्रतिशत हाथ है केंद्र सरकार का, तो 50%। ठीक है। अब राज्य सरकार जो है इसमें अपनी भागीदारी निभाती है। राज्य सरकार 15% अपनी मतलब कि निभाती, 15% राज्य सरकार का हाथ होता है। बात करते हैं कि ये अन्य कौन सा बैंक होता है, प्रायोगिक बैंक होता है। कौन सा होता है, प्रायोजित होता है यार, सॉरी, प्रायोजित बैंक होता है। ठीक है। ये होता है 35%, बचा कुचा ये लगा देता है अपना। ठीक है। तो आरआरबी की संरचना में जो है किसका हाथ सबसे ज्यादा होता है, तो 50% के साथ केंद्र सरकार का होता है। ठीक है। फिर राज्य सरकार 15% मतलब किसको देती है पैसा वगैरह, मतलब के साथ इसका देती है। और प्रायोजित बैंक जो है 35% का हाथ होता है। ठीक है, इन सब का। अब बात करते हैं आरआरबी का कार्य क्या होता है, मतलब कि इसका कार्य की बात करें। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। आशा करूंगा कि आपने लिख लिया होगा। जब मैं लिखा करूं तभी आप लिख लिया करिए। ठीक है, तो इससे आसानी होगी आपको भी मुझको भी। चलो अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। ठीक है, इसने क्या क्या मतलब कि इसके कार्य क्या है, इसको क्यों लाया गया था, इसका लाने का कारण क्या था। इसके कार्य से जो है इसका कारण पता चल जाता है कि ये कार्य क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है मैं बात करूं कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के विकास का कार्य करता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास, पहला इसका कार्य क्या है, इधर लिख लेना कार्य। ठीक है, कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास। किसका विकास, बैंकिंग का विकास। दूसरा क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास, और किसानों को ये ऋण देता है। क्या देता है, किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराता है। और इसके तीसरे की बात करूं, देखो पहला ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करता है, दूसरा किसानों को ऋण प्रदान करता है, तीसरा सरकारी योजनाओं का जो है लाभ देता है दूसरों को। क्या कहता है, जो सरकारी योजनाओं का लाभ जो है दूसरों को देता है, बताता है लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देना। ठीक है, लाभ लेना नहीं, लाभ देना। ठीक है, क्या क्या इसके कार्य है, ओनली 3 कार्य है। पहला ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करता है, जो इसके ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जितने भी गांव के क्षेत्र, उसका क्या करता है, विकास करता है। और दूसरा क्या करता है कि किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है, किसानों को लोन वगैरह देता है, सरकारी योजनाओं का लाभ देता है, सरकारी जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ ये देता है। ठीक है, अब बात करता हूं कि वाणिज्य बैंक क्या होते हैं। वाणिज्यिक बैंक या वाणिज्य बैंक एक ही है। ठीक है, वाणिज्यिक लिख देता हूँ, वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉमर्शियल बैंक। क्या कहेंगे, कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल आपसे लिखते बनता है तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये बैच इंग्लिश में नहीं है, मैं बीच बीच में बता देता हूँ जैसे है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक ये जो है ये ऐसी बैंक है, ऐसा बैंक जो लोगों नहीं, जनता लिख दो सीधी से, जनता से जमा स्वीकार करता है, जनता से जमा स्वीकार करता है तथा उन्हें क्या करता, तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराता है। क्या करता है, ऐसा बैंक जो जनता से जमा स्वीकार करता है तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराता है, वाणिज्य बैंक कहलाता है, कॉमर्शियल बैंक कहलाता है। ठीक है, अब इसके जो है 2 प्रकार हैं। इसके कौन से प्रकार हैं, इसके
दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला प्रकार है अनुसूचित बैंक। कौन सा है? अनुसूचित बैंक। कौन सा है? अनुसूचित बैंक। अब अनुसूचित बैंक कौन सा है? तो ऐसा बैंक, मतलब कि ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1900, आरबीआई एक्ट कब आया था ये बताओ? आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है। मतलब कि जो दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, जो ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में शामिल है, वो क्या कहलाते हैं? अनुसूचित बैंक। क्या कहलाते हैं? अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। कौन से बैंक होंगे अनुसूचित बैंक? ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे अनुसूचित बैंक, जो शामिल है। और जो शामिल नहीं है तो क्या कहलाएंगे? जो शामिल नहीं है वो जो शामिल नहीं है वो कहलाएंगे गैर संविधिक, मतलब गैर अनुसूचित बैंक। देखो, अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनुसूचित बैंक। ठीक है, अब बात करते हैं गैर अनुसूचित बैंक कौन से कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ कार्य आपने लिख लिए होंगे तो इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, गैर अनुसूचित बैंक दो होते हैं। पहला तो हो गया अनुसूचित बैंक। ठीक है, पहला अनुसूचित, दूसरा होता है गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, गैर अनुसूचित बैंक ये कौन से बैंक है? कि देखो, ऐसे बैंक लिख लो, ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्यापारिक बैंक जनता को ऋण देकर साख सृजन करती है। तो कैसे साख सृजन करती है जनता को ऋण देकर? तो बात करते हैं अभी आगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं कैसे वो साख सृजन करती है ऋण देकर, यानी लोन देकर वो साख सृजन कैसे कर लेती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझने वाला है कि साख सृजन होता कैसे। ठीक है, साख सृजन कैसे होता है, मतलब कि जो बैंक जो है पैसा कैसे कमाती है। ठीक है, ये बात है सीधी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अनुसूचित या गैर अनुसूचित बैंक कौन सा है। ठीक है, तो वाणिज्य एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। ठीक है, देखो, वाणिज्य बैंक जिसे कमर्शियल बैंक भी कहते हैं और व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा बैंक होता है जो लोगों से पैसा लेता है, जमा स्वीकार करता है तथा लोगों को ऋण देता है। ठीक है, ये बैंक, इसके दो प्रकार होते हैं, एक अनुसूचित बैंक, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वो होता है जो आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है। ठीक है, और जो दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होता वो होता है गैर अनुसूचित बैंक। सिंपल सी बात। ठीक है,
अब बात करते हैं साख राशनिंग कैसे करता है ये, मतलब कि सीधी सी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके मन में भी बात आई होगी कि आरबी मतलब कि जो बैंक होता है वो पैसा कैसे कमाता है, ठीक है, ये बात आपके भी दिमाग में कभी ना कभी आई होगी, है ना। तो अब बताते हैं बैंक पैसा कैसे कमाता है। व्यापारिक बैंक जनता को ऋण देकर साख सृजन करता है। क्या करता है? व्यापारिक बैंक जनता को ऋण देकर साख सृजन करता है। व्यापारिक बैंक जनता को ऋण देकर साख सृजन करता है। कैसे साख सृजन करता है इसको आज मैं डिटेल से बता दे रहा हूँ, लिखवा कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास हमारी पूरी होने वाली है और हम जल्द ही जो है बड़ी क्लासेस लेने, मतलब कि बड़ी सी क्लास लूँगा। अब मैं एक आधे घंटा की क्लास में जो है वो उतना कुछ आपको नहीं बता पाता, लेकिन अब मैं बड़ी क्लास लूँगा किसी भी, ठीक है। ये हो गया लोग, ठीक है। इसमें मान लो BOB, ठीक है। देखो क्या होता है, देखो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का उदाहरण लिया, ठीक है। मैंने क्या किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 2000 रुपये जमा करवाए, ठीक है। कितने रुपए जमा किए बैंक ऑफ बड़ौदा में? 2000 रुपये। और ये मुझको कितने % ब्याज देगा? 3% ब्याज देगा, ठीक है। कितने % ब्याज देगा? 3% ब्याज देगा, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से लोन लेने गया कोई, मान लो एक पंकज नाम का व्यक्ति है, ठीक है। एक पंकज ने लोन लिया 500 का, ठीक है, मतलब कि ऐसे ही। और फिर एक हो गया राहुल ने भी 500 का लोन ले लिया। और एक हो गया राम ने ले लिया 800 का लोन, ठीक है। और फिर जो है एक हो गए श्याम, ठीक है। श्याम ने जो है ओनली 200 का ले लिया, तो ये पूरे हो गए 2000 पूरे हो गए, ठीक है। तो देखो इस RBI से लोन लिया पंकज ने ये 500 का, तो इस पर जो है वो देगा 15% ब्याज देगा। 500 के साथ वो 15% ब्याज भी देगा। और फिर राहुल को भी 15% ब्याज देनी होगी। और फिर ये श्याम है, इसको 18% ब्याज देनी होगी। और मतलब कि ये जो श्याम है इसको जो है ओनली 10% ब्याज देनी होगी। कि जितना कम पैसा लोगे उतनी कम ब्याज देनी पड़ेगी, सीधी सी बात, ठीक है। तो देखो ये जो है 500 से 15% ब्याज कमा रहा है, इस 800 से 18% ब्याज, 200 से 10% ब्याज, मतलब कि ये देखो टोटल 2000 रुपये से कितने % ब्याज कमा रहा है। देखो ये टोटल 2000 रुपये हुए, 1 2 3 4 2000 रुपये हुए। अब इसको हम जोड़ दें, 15 दूनी 30, 30 10 40, 40 एक 50, एक 58, मतलब कि ये 2000 रुपये से 58 या फिर 58% ब्याज कमा रहा है। और मुझे दे कितना रहा है? 3%। तो मतलब कि ये इतनी ब्याज अपन जो कमा रहा है 2000 रुपये से, तो ब्याज अपनी पूरी रखेगा, ठीक है। बस 3% ब्याज मुझको दे देगा 2000 में। ये इस तरह से कमाई करता है बैंक। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा खाता रियल में खुला, ठीक है। मैंने वहाँ जमा कराने गया 200, मतलब कि जमा कराने गया 200 नहीं 2000 रुपये जमा किया, ठीक है। मैंने 2000 रुपये जमा किया। अब वो मुझे 3% रिटर्न ब्याज देगा, 3% ब्याज देगा, ठीक है। 3% ब्याज देगा, ठीक है। अब क्या करेगा कि अब वो पैसे कैसे कमाएगा? मुझसे नहीं कमाएगा वो, ठीक है। वो किसी और से पैसा कमाएगा। अब मेरे जो 2000 रुपये हैं, ये जो 2000 रुपये हैं, इन 2000 रुपये को वो अलग अलग ब्याज दर पे देगा। पंकज को 500 रुपये दिए, ठीक है। और राहुल को 500 रुपये उसने ब्याज, मतलब 500 रुपये दिए। ब्याज कितनी लेगा? 15%। इससे भी ब्याज 15%। और राम को उसने 800 रुपये दिए ब्याज, मतलब कि लोन में उसने 800 रुपये दिए और इससे जो है 18% ब्याज लेगा। श्याम से 200 रुपये, मतलब 200 रुपये श्याम ने लिए, जो जिससे जो है ब्याज 10% लेगा, ठीक है। तो अब जो है मान लो ये सब मिला के जितनों ने ये पैसा लिया है लोन, 2000 रुपये का लोन लिया, ठीक है। लेकिन इन सब से ब्याज कितनी लेगा? अब देख सकते हो 58%, मतलब कि 2000 रुपये में ये 58% की ब्याज लेगा।
तो कितना हो जाएगा आप कैलकुलेशन लगा लेना, ठीक है। तो ये जो 58% ब्याज लेगा उसमें से 3% मुझे रिटर्न कर देगा, बाकी अपने पास रख लेगा। ये होता है बैंक, और ये इस तरह कमाता है पैसा, और इसी को ही कहते हैं साख सृजन करना, ठीक है। साख सृजन करना, कौन साख सृजन करता है? तो साख सृजन करता है बैंक या व्यापारिक बैंक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ इसको लिख लो कि साख सृजन कौन, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहीं लिखवा दे रहा हूँ कि साख सृजन जो है बैंक, ये साख सृजन कौन करता है? साख सृजन करता है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? शाख सृजन करते हैं। लेकिन शाख नियंत्रण कौन करता है? शाख नियंत्रण कौन करता है? शाख नियंत्रण करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन करता है शाख नियंत्रण? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बात आपको लिख लेनी होगी, फिर इस क्लास को हम एंड करते हैं, ठीक है। देखो साख सृजन कौन करता है? व्यापारिक बैंक, जैसे कि ये साख सृजन हुआ, ठीक है, मतलब कि उसने पैसा कमाया। और साख नियंत्रण कैसे करता है? RBI। साख नियंत्रण और साख सृजन मैंने बता दिया। साख सृजन का मतलब कि बैंक पैसे कैसे कमाता है, साख नियंत्रण मतलब कि पैसा ना तो ज़्यादा हो मार्केट में, ना ज़्यादा कम हो, ठीक है। मुद्रा ना मुद्रास्फीति हो, ना मंदी हो, इन सबको नियंत्रण करना जो है साख नियंत्रण कहलाता है। और इसको कौन नियंत्रित करता है? RBI। साख सृजन कौन करता है? व्यापारिक बैंक, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की 9वीं क्लास, और हम अब कल मिलेंगे आपको 10वीं क्लास के साथ, और शायद इस बार हम संडे को भी क्लास लेंगे, और आपको नोट वगैरह हम टेलीग्राम में दे देते हैं। और जल्द ही हम PYQ की क्लास लाने वाले हैं। इसी जो हमारी आज 9वीं क्लास है, 10 क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम PYQ की क्लास लाएंगे, जिसमें हम PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के भी करेंगे क्वेश्चन, और हम आने वाले जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनके भी क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन करना एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो आप सिलेबस भले कंप्लीट कर लो, एक रियलिटी बताता हूँ कि सिलेबस ही कई लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाता। लोग सालों सालों सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो सिलेबस, मेरा ये कहना है कि सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो चाहे ना हो, तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब तुम मॉक लगाना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय महाकाल। अच्छे से पढ़ना और तोड़ के आना।